मामा जी हमारे साथ ही रहते थे। रोज भांग घोटना उनकी आदत थी। भांग का बड़ा सा गोला खाकर जब वह पेट पर हाथ फेरते तो एक अजीब सी तृप्ति उनकी आंखों में दिखाई देती। अपरिचित भांग की वह तेज गंध मेरी नाक में बस गई थी और फिर धीरे धीरे परिचित सी लगने लगी थी। अकेलेपन और असहायपन के क्षण में एक दिन मुझे वह गंध बहुत अच्छी लगी। शायद अनजान का आकर्षण था। पहले कभी भांग चखी नहीं थी। सोचा देखूं तो सही इसमें क्या है जो मामा जी को जीवन में सबसे ज्यादा प्रिय है। चुपचाप जरा सी भांग उस गोले से निकाल ली और निकल गई। थोड़ी देर में ही सब कुछ बदलने लगा। अंदर तक वह सारे दृश्य बिंध गए जिनकी कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं देखने लगी, मैं सिर पर मुकुट पहने हूँ, लंदन पहुंच गई हूँ। वहां सम्राट जॉर्ज पंचम से मेरी भेंट हो रही है। वह मुझे लंदन की सड़कों पर घुमाने ले गए हैं। बड़े बड़े शाही दस्तरखानों पर, आलीशान महल के एक भव्य कमरे में, झाड़ फानूसों की रोशनी में मैं और मेरे साथ सभी लोग खाना खा रहे हैं। सभी मेरी चाटुकारिता कर रहे हैं कि मेरे कारण उन्हें ये सब देखने का अवसर मिला है। मैं खुशी से विभोर हो रही हूँ। फिर पता नहीं कब सो गई। सुबह उठी तो सर भारी भारी सा था, पर मन में उन दृश्यों की याद ताजा थी जिन्हें बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। दूसरे दिन एक बार फिर उन क्षणों को जीने का, उस स्वप्न संसार में घूमने का मन करने लगा। पर शायद पूर्व जन्म के संस्कार थे कि मैंने मन को संयमित कर लिया। यदि उस समय मैं अपनी कमजोरी पर अंकुश नहीं लगाती तो शायद भांग धीरे धीरे रोजमर्रा की चीज हो जाती। फिर भांग से हटकर चरस और अफीम तक जाते देर नहीं लगती। साथ साथ नींद की गोलियां, मैंड्रेक्स और पता नहीं क्या क्या। एक बार के भांग के नशे ने अनेक दरवाजे खोल दिए थे, किंतु किसी के आशीर्वाद ने मुझे शीघ्र ही एहसास करा दिया कि सभी दरवाजे एक ही काल कोठरी में खुलते हैं। नतीजा ये हुआ कि किक की तलाश ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसका एक कारण मन का भय भी था कि मैं स्वयं कहीं खो न जाऊं। एक छटपटाहट हुई, विस्मृति की तलाश उठी और ये भी उस क्षण लगा कि विस्मृति की तलाश ही लक्ष्य है, वही अंतिम यथार्थ है। पर मन के भय ने और स्वयं के खो जाने के एहसास ने त्रस्त मन को शरण दी और मैं बच गई। नशे की इन बंद गलियों में घूमते घूमते मेरे सामने कई प्रश्न आए। क्या नशीले पदार्थों के घेरे में घिरी युवा पीढ़ी उस घेरे से निकलना नहीं चाहती? क्या वह स्वयं त्रस्त नहीं है, या सोचने समझने की उनकी शक्ति खत्म हो गई है? और क्या इस ओर ढकेलने में माँ बाप की भूमिका अहम नहीं है? और मैंने पाया कि माँ बाप की भूमिका बच्चे के जीवन में बहुत अहम होती है। माँ बाप, विशेषकर माँ को अपने बच्चे की दिनचर्या पर बहुत सतर्क नजर रखनी चाहिए। कौन उसके मित्र हैं और किनके साथ घूमता है? कहीं उसे घर से बाहर रहने की अधिक आदत तो नहीं पड़ रही है? क्या उसके पास पढ़ाई के अलावा ऐसे साधन हैं जिनमें वह अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को लगा सके? और उन सार्थक साधनों के प्रति उसका इतना रुझान हो कि वह एक लत बन जाए और उनमें ही उसकी आत्मा को तृप्ति मिले। कामकाजी महिलाओं को इस सब की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितनी देर वो ऑफिस में रहती हैं, बच्चे अकेलापन तो महसूस करते ही हैं। इन सब बातों को देखकर मैं अपने बच्चों के प्रति और अधिक सतर्क हो गई। अक्सर मैं उनके बस्ते खोलकर देखती, जेबें टटोलती कि कहीं ऐसी कोई चीज छिपाकर तो नहीं रखी गई है। मैंने उन पर अंकुश लगाया कि अंधेरा होने से पहले उन्हें घर लौट आना है। पढ़ाई के अलावा टेबल टेनिस आदि खेलने की ओर प्रोत्साहित किया, जिससे वो थककर इतना चूर हो जाए
कि नींद के लिए उन्हें किसी कृत्रिम सहारे की जरूरत ना पड़े। जब वो कुछ बड़े हुए तो उन्हें सरोद सिखाने के लिए ट्यूटर रखा, क्योंकि संगीत का लगाव भी अलग ही आनंद की अनुभूति देता है। बच्चों के स्कूल से घर लौटने के समय का ध्यान रखा कि ऑफिस से मैं फोन करके अवश्य पूछूं कि वो ठीक ठाक है, समय पर घर आ गए हैं, खाना खा लिया है आदि। इन छोटी छोटी बातों ने बच्चों के अकेलेपन के एहसास से बचाया। सबसे बढ़कर स्पष्ट बातचीत के द्वारा मैंने उन्हें समझाया कि ड्रग्स के दायरे में कैद युवा मन जब नशे की लपेट में नहीं होता तब अच्छी अच्छी बातें सोचता है, पर एक बार वह इस नरक में पड़ जाए तो निकल भागने की कितनी ही कोशिशें करे, कितनी ही करवटें बदले, निकल नहीं सकता। शुरू में तो अवश्य एक डर की भावना रहती है कि कोई देख तो नहीं रहा, कहीं भेद न खुल जाए। पर जैसे जैसे घेरा छोटा होता जाता है उसके भागने की कोशिश विफल हो जाती है। चारों ओर से फैले नाखून उसे दबोच लेते हैं। भले बुरे की पहचान खत्म हो जाती है। मैं जो कर रहा हूं वह ठीक नहीं है का एहसास अंतहीन बालू की परत के नीचे दब जाता है। किसी ने देख लिया तो कि जगह देख ले की लापरवाही की भावना घर कर जाती है। बच्चों के मन में बालपन से ही मैंने ये बात बिठा दी थी कि जो कोई काम करो खुलकर करो, सबकी आंखों के सामने करो। जहां छुपाव है, दुराव है, वहीं असत्य है, अंधेरा है। बच्चों को बता दिया था कि मुझे तुम पर विश्वास है और इस विश्वास की रक्षा तुम्हें करनी है। मेरी इन सब सावधानियों का परिणाम ये हुआ कि हमारी सामाजिक और दफ्तरी जिंदगी के व्यस्तता के बावजूद बच्चों ने कभी अपने को अकेला नहीं महसूस किया। उनके और हमारे बीच मित्रता का, विश्वास का रिश्ता कायम रहा। आपातकाल के समय स्थितियां तेजी से बदल रही थीं और सब कुछ अनिश्चित था। बहुत से नेता पकड़े गए थे। कुछ सोच रहे थे कि पकड़े जाने से कोई फायदा नहीं है, भूमिगत हो जाना ही अच्छा है, क्योंकि उस स्थिति में काम तो चलता रह सकता है। दिल्ली में इस योजना की जिम्मेदारी लोक संघर्ष समिति के सचिव और जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख ने ले ली। उनके जैसे कर्मठ व्यक्ति की ही क्षमता थी कि देश में एक व्यापक आंदोलन दक्षतापूर्वक संचालित हो सका। मैं उन दिनों नानाजी देशमुख से कई बार मिली, उनके विचारों से प्रभावित भी हुई, बाद में उनका इंटरव्यू भी लिया। नानाजी देशमुख एक कर्मठ नेता थे। समाज और संस्कृति के अवमूल्यन को लेकर अक्सर चिंतित रहते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, पश्चिम की नकल करके जिस ओर समाज जा रहा है उसमें आप देखेंगी कि व्यक्ति कितना स्वार्थी हो गया है। पहले हमारे यहाँ समाज का ढांचा होता था। उस ढांचे में व्यक्ति समाज से डरता था। उसकी सोच के दायरे में सबसे पहले राष्ट्र आता था, उसके बाद मोहल्ला जहां वह रहता था, फिर परिवार, माता पिता, भाई बहन, उसके बाद वह अपने लिए सोचता था। आज स्थिति उलट रही है। आज व्यक्ति पहले अपने परिवार के बारे में सोचता है। परिवार अर्थात वह, उसकी पत्नी और उसका बच्चा। एक दिन आप देखिएगा कि उसकी दृष्टि और संकुचित हो जाएगी। वह केवल अपने लिए सोचेगा, मैं, केवल मैं। फिर उसका अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपना बच्चा भी नगण्य हो जाएगा। आज की स्थिति में जब मैं इस पर मनन करती हूँ तो देखती हूँ कि उनकी बात में कितनी सच्चाई थी। राष्ट्र और समाज की प्राथमिकता के उस काल में व्यक्ति कोई भी गलत काम करने से इसलिए डरता था कि उसका समाज उसे क्या कहेगा। मोहल्ले वाले उस पर उंगली तो नहीं उठाएंगे, माता पिता उसके बारे में क्या सोचेंगे।
आज ऐसा कोई डर नहीं है, इसलिए वह मनमानी करता है। एक मूल्यहीन समाज का अंग बनता चला जाता है। नानाजी के संपर्क में आने के बाद मैं उनसे तथा कुछ और ऐसे कार्यकर्ताओं से मिली जिन्होंने आपातकाल को नहीं स्वीकारा। तब पता चला कि एक कठिन काम कैसे पूरा हुआ। उनकी कार्यवाहियों का मुख्य केंद्र बना दिल्ली से 10 मील दूर एक छोटा सा बंगला, जो अब तक उपेक्षित पड़ा था, निर्जन और निस्पंद। 48 घंटों की छोटी सी अवधि में वह बंगला लोगों की पदचाप से मुखरित हो उठा। ये लोग चाहते थे सन्नाटे को तोड़कर इस बात से लोगों को अवगत कराया जाए कि आंदोलनकारियों की रीढ़ की हड्डी अभी टूटी नहीं है और उनका मनोबल अभी भी सुरक्षित है। सभाएं और मीटिंगें हो नहीं सकती थी। सिर्फ एक उपाय बचा था, पर्चे और पोस्टर निकालना, जिससे आम लोगों को मालूम हो कि वस्तु स्थिति क्या है। फिर क्या था? संदेश वाहकों द्वारा खबरें भेजी जाने लगी। फोन टैप हो रहे थे, अतः उन पर बात करना खतरे से खाली नहीं था। आपातकाल का भय इस कदर था कि हर दूसरा आदमी इंटेलिजेंस का आदमी लगता था, चाहे वह कोई पान वाला ही क्यों ना हो। सरकारी मशीनरी में भी बहुत से लोग ऐसे थे जो मन से आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बहुत थी। जहां भी भूमिगत आंदोलन के नेता ठहरे, वहां उन्हें इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह और इतना संरक्षण मिला जैसा कि परिवार के एक अंग को मिलता है। पुलिस अधिकतर इंफॉर्मेशन के आधार पर काम करती थी। जांच या इन्वेस्टिगेशन पर उसका उतना ध्यान नहीं होता था। हर संगठन में घुसकर पुलिस के आदमी काम कर रहे थे और उनकी सूचनाओं के आधार पर पुलिस नेताओं का पीछा कर रही थी। इसलिए संगठन ने सिक्रेसी पर बहुत ध्यान दिया। सरकार ने आपात स्थिति तो लगा दी थी, पर उसके विभिन्न विभागों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। जैसे आयकर विभाग के पास जो जानकारी होती थी, वह रिजर्व बैंक के पास नहीं होती थी। इस कारण एक शहर से दूसरे शहर में जाकर काम चल जाता था, क्योंकि वहां की पुलिस को पता ही नहीं होता था कि वारंट किस किस के नाम है। फिर लिस्ट होती भी थी तो उसमें हजारों नाम होते थे। अखबार तो बस छप रहे थे, पर उनमें ऐसी खबरें नहीं छप रही थी कि कौन गिरफ्तार होकर अंदर है और कौन बाहर। बाहर देखकर ही पुलिस यह सोच लेती थी कि शायद उस अमुक व्यक्ति के नाम वारंट है ही नहीं, वह केवल कार्यकर्ता है। अक्सर कार्यकर्ता होने का कोई सबूत तो होता नहीं था। अखबारों पर अंकुश था तो चोरी छिपे गुप्त रूप से समाचार पत्र और बुलेटिनें छप रही थीं। कुछ बड़े शहरों और छोटे शहरों में भी साप्ताहिक और मासिक निकलते रहे। ये बुलेटिन सभी भाषाओं में प्रकाशित होते थे। एक ओर खबरें छपती रहीं, उनका वितरण होता रहा। दूसरी ओर पुलिस खोजती रही उन भूमिगत प्रेसों को जहां से बुलेटिन और समाचार पत्र छपते थे। पुलिस सुराग पाकर कहीं पहुंचती तो उसे केवल निराशा ही हाथ लगती थी। आपातकाल में आतंकवाद की स्थिति विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी पैदा कर दी थी। एक पक्षीय जो प्रचार हो रहा था वह लोगों को भ्रमित कर रहा था। दूतावासों के इंटेलिजेंस विंग ये खबर फैला रहे थे कि यदि वो सरकार की नीति की आलोचना करते हैं तो उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे। भारत में उनके रिश्तेदारों को यातनाएं दी जाएंगी। सेंसरशिप वहां पर भी लागू की गई और दूतावास से आने वाली चिट्ठियां सेंसर होकर ही कहीं पहुंचती थी। संपूर्ण क्रांति के नारे के प्रणेता जयप्रकाश बाबू को 25 जून को ही गिरफ्तार कर लिया गया। घटनाएं तेजी से घट रही थीं। 1 जुलाई को उन्हें विशेष प्लेन द्वारा चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, शायद वायुसेना के प्लेन से। गुर्दे के जानलेवा रोग ने उन्हें घेर लिया था।
किसी को भी उनसे मिलने की आज्ञा नहीं थी। तबीयत अधिक बिगड़ने पर उन्हें वापस दिल्ली लाया गया और यहाँ से बंबई जसलोक अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। सादे कपड़ों में भी और वर्दीधारी सिपाहियों के बड़े हुजूम के घेरे में उन्हें रखा गया। आसपास किसी के फटकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं उस समय दिल्ली में थी। जयप्रकाश जी के दर्शन का बड़ा मन था, किंतु यह संभव कैसे होता। उस समय तो बड़ी कोशिश की, वहां के परिचित डॉक्टरों से भी बात की, पर बात नहीं बनी। जयप्रकाश जी की संकल्प शक्ति और उनका आत्मबल इतना अधिक था कि वो मृत्यु के द्वार से भी लौट आए। आसन्न मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उनके पीछे भारत की जनता की आस्था का बल जो था। विषम परिस्थितियों में वही उस समय आशा के केंद्र बिंदु दिखाई पड़ रहे थे। कुछ दिनों जयप्रकाश जी को कुलाबा के राजा बाबू के फ्लैट में रखा गया। उसके बाद जब स्वास्थ्य कुछ सुधरा तब वे इंडियन एक्सप्रेस टावर में रहे। दिसंबर से लेकर 5 महीने वो बंबई में रहे। उसी समय हमारा एक बार बंबई जाना हुआ और हमारी उनसे भेंट हुई। निश्चित समय पर हम इंडियन एक्सप्रेस टावर पहुंचे। जयप्रकाश जी की हालत पहले से बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधर रहा था। पहले बहुत लड़खड़ाते कदमों से चलते थे, अब 2 आदमियों का सहारा लेकर पलंग तक आए और बिस्तर पर आंख मूंद कर लेट गए। इब्राहिम एवं सच्चिदानंद जी इस समय हरदम उनके साथ रहते थे। उनसे ही ज्यादा बात हुई। चलने लगे तो जयप्रकाश जी ने आंखें खोली। सच्चिदानंद जी ने हमारा परिचय दिया, हमारे प्रणाम का जवाब दिया और हाथ उठाकर धीमे स्वर में बोले, क्या कहें? कहने को कुछ है क्या? मेरा मन व्यथा से भर आया। दूसरी बार दर्शन हुए जब कदम कुआं वाले अपने पटना के मकान से वो अपने गांव सिताब दियरा जा रहे थे। बलिया से सिताब दियरा का रास्ता उस दिन लोगों की भीड़ से भरा था। एक हुजूम था जो उमड़ता चला आ रहा था। सबके मुंह पर एक ही बात थी, जयप्रकाश बाबू अवतरण। उनके देखे खातिर जाए के बा। जयप्रकाश बाबू आज आ रहे हैं, उनको देखने के लिए जा रहे हैं। कौन जयप्रकाश बाबू? मैंने एक बुढ़े से पूछ लिया। अरे तू जयप्रकाश के ना जानल? बड़ा अचंभा के बात बा। तू हिंदुस्तान में रहता रहा कि पाकिस्तान में? तभी पास खड़ा दूसरा बुढ़ा बोला, अरे तू कहीं के हो? तू खास जेपी के तो जानते हो? मजाक कर रहल बा? सच में तो ये मजाक ही था, पर मैं उनके दिलों की आस्था को कुरेदना चाहती थी पूरी तरह से। मैंने एक तीर और फेंका। गाड़ी जैसे ही जयप्रकाश नगर की ओर मुड़ी, दोबारा पूछा साथ चलती भीड़ से, का हो भाई, कौनो मेला वेला लगल बा? इस बार एक पढ़ा लिखा लड़का सामने आया, बोला, जयप्रकाश जी आज अपने गांव आए हैं, उन्हीं को देखने जा रहे हैं सब लोग। तो फिर इसमें खास बात क्या है? मैंने फिर एक चोट की। अरे बबुनी, दूसरा एक आदमी झट बोल पड़ा, जयप्रकाश की जिंदगी का कोई भरोसा बा? ये तो आखिरी भरसक दर्शन हम लोग का मिलत बा। और ये कहकर उस बूढ़े के पांव गांव की उस बेतकल्लुफ पगडंडी पर बढ़ गए। पक्की सड़क खत्म हो गई थी। हम लोगों के पांव बांध के सहारे सहारे कच्ची सड़क पर बढ़ने लगे। भारी भीड़ के बावजूद धक्का मुक्की और हड़कंप जैसा कुछ नहीं था। भरी दोपहरी की धूप की प्रखर तेजी को लोगों के उत्साह की गीली चादर बहुत कुछ कम कर रही थी। आसपास के गांवों से कोसों दूर से बूढ़े, बच्चे और महिलाएं, कोई गाड़ी में तो कोई पैदल, अंगोछे के छोर में सत्तू की पोटली बांधे जैसे किसी धार्मिक आस्था और निष्ठा की डोर में बंधे चल रहे हैं। सबकी जबान पर एक ही नारा था, अंधकार में ला प्रकाश जय प्रकाश। और सबका लक्ष्य था जयप्रकाश बाबू का गांव। और हम
पहुंच गए जेपी के गांव। सामने एक छोटा मैदान, चारों ओर से जेपी के घर तक दोनों ओर दुकान लगी हैं। अब यहाँ वह सन्नाटा नहीं है जो कभी काट खाने को दौड़ता था। आदमी वही हैं, पर माहौल में फर्क है। बातचीत का लहजा फर्क है। उदासी, थकान और टूटन की जगह चेहरे पर विजय की चमक है। जेपी बहुत खुश नजर आ रहे थे। चेहरे पर संतोष और हर्ष का विचित्र गंगा जमुनी योग था। यादों के लंबे सिलसिलों का खाता खुल गया था। हर किसी से भोजपुरी में हर मिनट पूछ रहे थे, का हाल बा, आवो बैठा। फिर देखते कि भोजपुरी में सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी बोलने लगते। लोगों की निगाहें उनके चेहरे को देखती अघा नहीं रही थी। उनकी स्वयं की निगाहें घूम फिर कर पौर की दीवारों पर, खपरेल पर अटक जा रही थी। वह सामने तुलसी का चबूतरा है। सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, फिर भी सब कुछ बदल गया है। तुलसी में पानी नहीं है, वह सूख रही है। अपनी अनुपस्थिति का लंबा अंतराल जेपी के चेहरे पर छाप छोड़ गया था। मीठे ख्यालों को आंगन की वह पुरानी तुलसी फिर जगा गई। आत्मीयता के बंधन खुलने लगे और जेपी बेसाख्ता बोल उठे, तुलसी जी में पानी नहीं खे। और जब तक तुलसी में पानी पूरी तरह सींच नहीं दिया गया, जयप्रकाश जी वहां से हटे नहीं।